दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा पेपर एमए का प्रथम सेमेस्टर पहला पेपर है, जो आदिकाल से रीतकाल को लेकर के है, जिसमें से हम अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ चुके हैं। ये हमारी तीसरी क्लास है जिसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। इसको हमने दो भागों में बांटा है। जो पहला हमारा सवाल है कि आदिकाल के नामाकरण में औचित्य पर संक्षेप प्रकाश डालते हुए आदिकालीन हिंदी काव्यों का समान प्रवृत्तियों का उद्घाटन कीजिए। तो इसका जो उत्तर होगा, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको एक बार ध्यान दीजिएगा। हिंदी साहित्य के आदिकाल में विषय में डॉक्टर हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का कथन है कि उद्धत करते हुए योग यह कला यह काल नाना दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। शायद ही भारत उसके साहित्य इतिहास में इतने विरोधी और बाधाओं का युग कभी आया होगा। इस काल में एक तरफ से संस्कृत के बड़े बड़े कवि उत्पन्न हुए जिनकी रचनाएं अलंकृत काव्य परंपरा के चरम सीमा तक पहुंच गई, और दूसरे अपभ्रंश कवि हुए जो कि अत्यंत सहज और सरल भाषा के अत्यंत संक्षिप्त शब्दों को अपने धार्मिक मनोभावों को प्रकट करते हैं। फिर भी धर्म दर्शन के क्षेत्र में महान प्रतिभाशाली आचार्य के उद्भव इसी काल में संक्षेप हुआ तथा दूसरी तरफ निरंकार संत ज्ञान बीज के इस काल में बोया जा संक्षेप का काल भारतीय विचारों में संभवतः इसलिए महत्वपूर्ण है। इनके कहने का अर्थ है कि इसी जो हमारा आदिकाल है, आदिकाल में महान महान संत हुए और सूफी संत हुए जिनकी विचारधाराएं अलग अलग प्रकार की हैं। फिर हमारा सवाल होता है कि द्विवेदी जी के उपयुक्त कथन में स्पष्ट आदिकाल विविध प्रकार के साहित्य लिखा गया है। प्रवर्ती हिंदी साहित्य के सभी प्रमुख घटनाओं का मूल उत्स आदिकालीन साहित्य में मिल जाता है। संक्षेप में आदिकालीन साहित्य के मुख्य दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्रजायन समुदाय सिद्ध नागपंथी योगियों के जैन मुनियों की रचनाओं आती हैं। सिद्धियों का समय 8वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी मध्य माना जाए। पूर्व से बिहार असम तक इसका प्रभाव, इसकी संख्या 84 प्रसिद्ध है, पर इसमें प्रसिद्ध कवियों की रचनाएं भी उपलब्ध हैं। इनकी भाषा संधा भाषा कहलाती है। इनकी रचनाएं दोह और पदों में दोह की प्राप्त रचनाओं को दोहा कोश के पदों में धम होते हैं। सिद्धों के विचारों के प्रवृत्ति कबीर आदि निर्गुण पाठक पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। कहने का अर्थ है इसमें नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य की बहुत ज़्यादा इसमें हमारे आदिकालीन साहित्य में आते हैं। तो जैन मुनियों को राम सिंह देवसन नंद हरिपद सूर्य आदि नाम उल्लेखनीय है। इन्हें अपभ्रंश दोहा और आर्थिक रूढ़ियों से अर्थव्यवस्था के प्रति 3 व्यंग्यात्मक अभिव्यक्तियाँ देखने को मिलती हैं। तो कहने का मतलब है इसमें 3 प्रकार के जो कवि हुए हैं, जो कि सिद्ध कवि हुए, नाथ साहित्य कवि हुए, और जो हमारा रासो का भी पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद उसके सहित दार्शनिक विचारों से उपनयन पद्धति अथवा साधना प्रणाली को लेकर के सूक्ष्म भेद पाए जाते हैं। जैसे कि पंडित सफल मत बरखांडय देह बुद्ध बसंतर जाड़य आवागमण ना तेल बिरुंडय तोति निर्लज यो पंडय। पंडित होकर भी वह वरदान देता है कि वह सीधी सी बात नहीं जानता है कि शरीर के भीतर बुद्ध परमात्मा निवास करता है, जो कि हमारा सिद्ध साहित्य है। उसमें कहने का अर्थ है कि हमारे अंदर ही भगवान है। उसके बाद जो वामपंथी होते हैं, जो वामपंथी योगियों जैन मुनियों सदाचार इंद्रिय निग्रह अहिंसा का सामान्य रूप बल दिया। गोरखनाथ जी लिखते हैं, जोगी होय पर निंदा झांके मद कोष अब भोग जो भाखे एकौता से पुरीखा नरकह जाई और सती सती ककर श्री गोरख राई। ये भी जो होते हैं, ये सदाचार और इंद्रियों को निग्रह अहिंसा का सम्मान रूप से बल दिया है, जिसमें गोरखनाथी जी इसको लिखे हैं। उसके बाद वामपंथी योगियों के सिद्धांत में संबंधी अनेक आचार संस्कृत हैं, जिसे तीर्थाटन, नदियों का स्नान करना और पड़े स्मृतवाद और आचारों की बहुत निंदा की गई है। यह इस श्लोक में लिखा है प्रतरानापि गंगा व नयो स्वशुद्धि महत्ति तस्मा धर्मंध्यम या पुसाम तीर्थ स्थानम तो निष्फलम। गंगा में डुबकी लगाने से कोई नर नहीं तरता है। ये कबीरदास जी की बात है कि गंगा नहाए कौन नर तरिए, मछली न तरी जाके पानी में घर हैं। तो ये जो वामपंथियों के हैं, उन्होंने अपना अपना मत लिखा है। बाकी तो देख लीजिएगा, इतना लिख देंगे तो हमारा जो नंबर है वो मिल जाएगा। फिर हमारा आता है अपभ्रंश अथवा पुरानी हिंदी, जो यहाँ से पढ़ रहे हैं। अपभ्रंश के समय राजस्थान के 2 रूप प्रचलित हुए, डिंगल और पिंगल।
उसके बाद पिंगल तत्कालीन राजस्थानी भाषा में साहित्यिक, तो ब्रजभाषा में पुराने पाठकों को निबंध लेख मिला और खुमान रसो, बीसल देव रसो, परमाल रसो, हमील रसो, विजयमल रसो, पृथ्वीराज रसो आदि भाषा गए ग्रंथ हैं। इसमें जो है ना, इसमें सबसे ज़्यादा युद्धों के बारे में बात की जाती है। जो रासो है ना, ये समझ लीजिए एक वीर साहित्य है। उसके बाद जो हमारा हुआ अप्रभंश सतवा पुरानी हिंदी रचनाओं में उपलब्ध है। इसमें धनपाल भविष्यत कहाँ, अब्दुल रहमान का संदेश रासक, विद्यापति की कीर्तिलता और कीर्ति पताका मुख्य हैं। तो आदिकालीन के अंदर जो हमारे बड़े बड़े काव्य हुए वो इसी तरीके से हैं। पहले जो है सिद्ध साहित्य में, उसके बाद नाथ साहित्य में, फिर कबीरदास जी ने लिखा, उसके बाद रासो आता है, रासो के बाद आ जाते हैं हमारे धनपाल जी जो भविष्यत कहाँ और अब्दुल रहमान संदेश रासक। अब आदिकालीन में जो लेखक हुए उन्होंने पुरुषों की गाथाओं को धार्मिक रूप से लिखा है। वीरता का प्रेम, घनिष्ठ संबंध, श्रृंगार, वीर परस्पर सहयोगी गाए, इसलिए लौकिक कथनों को फूटकर पदों में समान रूप में देखा गया। जैसे कि वीर और श्रृंगार दोनों का इसमें बहुत ही ज़्यादातर देखने को मिलता है। थोड़ा थोड़ा मैं शॉर्ट करके पढ़ रहा हूँ क्योंकि अगर पेपर के हिसाब से देखा जाएगा तो हमारा पेपर बन जाएगा जितने हम पढ़ाए हैं उतने में ही। फिर क्वेश्चन है कि मुंज भड़े मुनहाल जुसड़ई गोयम नसूरी, जाय शक्कर समखंड रस तो मीठी चूरी। यह दोहा मेरतुंग के प्रबंध चिंतामणि से लिया गया है। मंजू को बनाया हुआ कहा जाता है कि उन्हें मृडालत के उपदेश देते हुए कहा है, हे मृडालवती, मृडालवती गाए हुए एवं के लिए न पछताओ। यदि शर्करा 100 खंड हो जाएं तो भी उसका चूर्ण मीठा ही रहेगा। उसी में एक दोहा है जिसमें मनुष्य जीवन उपलब्धियों को वर्णन प्रकार किया गया है। उनके कहने का अर्थ है कि भैया जो चला गया उसके बारे में ज़्यादा ना सोचो, अगर चीनी के 100 खंड हो जाएंगे तब भी चीनी मीठी ही रहेगी। बस यही इतना लिख देंगे तो हमारा नंबर बन जाएगा। अब हमारा जो सवाल आता है पृथ्वीराज रासो का, इसी में पढ़ लेते हैं। पद्मावती के संग पद्मावती अनंग सौंदर्य का वर्णन करके श्रृंगार रस में के समय किए गए पद युद्धों का सुंदर वर्णन किया गया। बज्जिम घोर निशान रत चौहान चौदिस, सकल सूर्य समंत समर बल चित्रतीस, बुद्धिराज पृथ्वीराज खग मनोलग्न वीर नट कहत तेग मन वेग खगत मानो बंज जुटी झड़घट। ये पृथ्वीराज रासो जी ने में लिखा हुआ है, जो उसके लेखक हैं उन्होंने लिखा है। अब हमारे जो आता है दूसरा क्वेश्चन है, भक्ति हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग को इसका कथन सार्थकता का सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि भक्ति काल हिंदी साहित्य को स्वर्ण युग क्यों कहा गया है। देखिए, स्वर्ण युग कहने का जो कारण है, तो अगर हम यहाँ से पढ़ें तो सबसे ज़्यादा मायने रहेगा कि भक्ति काल के श्रेष्ठ साहित्य ईस्वी सन 15वीं 16वीं शताब्दी में लिखा गया संत सूफी काव्य, कृष्ण काव्य और रामकृष्ण के 4 प्रमुख धाराएं, कबीर जैसे, सूर, तुलसी। कहने का मतलब है कि लिखने को मैं क्या लिखूं, लिखने का दस्तूर मेरे दो बाप है तुलसी और, लिखते ही लिखते रहे मन में धर के धीर, मेरे दो बाप है तुलसी और कबीर। कहने का अर्थ है इसमें 4 महान कवि हुए और 4 महान कवियों की 4 महान धाराएं हुई, उसी को हम पढ़ते हैं भक्ति काल में। तो जो कि आप देख ही चुके हैं, इसमें अगर एक तरीके से अगर लिखना हो बहुत अच्छे तरीके से तो ये हो सकता है कि कबीरदास जी ने अपने बीजक में बताया है, जो कि भक्ति काल के अंतर्गत आता है। जैसी ने पद्मावंत और सूर ने सूरसागर सारावली, साहित्य लहरी और सूफी काव्य तुलसी ने रामचरितमानस में जो कुछ बखान किया गया है उसी को मद्देनजर रखते हुए जो कि है आदिकालीन को स्वर्ण युग कहा जाता है। जैसे कि ये कहानी है जो लिखे हैं द्विवेदी जी ने, कहते हैं कि महाकवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना लिख रही है कि मिश्र बंधुओं ने पद्म सिंह शर्मा ने भात उन्होंने देव के बिहारी का आलोचना ग्रंथ लिखकर जैसी सूर तुलसी को लिखा, कारण यह तुलसी का मानस है जो रामचरितमानस के शील शक्ति सौंदर्यमयी स्वच्छ धारा निकली है। कहने का अर्थ है जो कि सूरदास जी ने जो लिखा और तुलसी जी ने जो लिखा वो दोनों में धर्म की विजय होती है और अधर्म का नाश होता है। जैसे गीता में लिखा हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदामानं सजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसी को रामचरितमानस में इस प्रकार से व्यक्त किया गया है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करे अनीत जाय नहीं बरनी, सीधे विप्रधेनु सुर धरनी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। कहने का अर्थ है जो कुछ गीता में लिखा हुआ है व्यास जी के द्वारा या सूरदास जी ने जो कुछ लिखा, उसी को रामचरितमानस में दोहराया गया है कि जब जब कोई अनीति होती है, जब जब राक्षस बढ़ते हैं, तब तब भगवान आकर के उनको मार करके लोगों का दुख दूर करते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो आजकाल है भक्ति काल है, उसको स्वर्ण काल कहा जाता है। फिर अगर कबीरदास जी का मत लिया जाए तो कबीरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के उपासक न थे, ना ही राम के उपासक थे, लेकिन उन्होंने जो लोगों के बीच में अस्पृश्यता फैली थी उसको हटाने का काम किया। उन्होंने एक श्लोक दिया कि एक बूंद एके मलमूत्र, एक शर्म एके गूदा, एक गोत में सब उत्पन्न को बामन को सूदा। उनके कहने का अर्थ है कि जब शरीर एक ही बूंद, एक ही मलमूत्र और एक चांद एक ही गूदा है, जो शरीर में सब एक ही जैसा है, तो फिर कौन छोटा और कौन बड़ा है। फिर होता है जायसी जी, जायसी अच्छे कीर्ति के आधार। पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रतन सिंह, सिंगलगढ़ की रानी पद्मावती की कथा वर्णित है। जैसे कि वाल्मीकि और व्यास जी के रामायण में रामचरितमानस या हस्तिनापुर के राजा हो, उसी तरीके से जायसी जी ने पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रतन सिंह और सिंघलगढ़ की रानी पद्मावती के बारे में लिखा है। और ये बहुत बड़ी बात है। कहने का मतलब जो कवि कहना ये चाह रहा है कि जैसे ही जिसका सम्मान रामायण में मिला है, उतना ही सम्मान मलिक मोहम्मद जायसी जी की पद्मावत में भी है। अब आते हैं सूरदास के ऊपर। सूरदास केवल कवि कर्म के बल्कि संगीत के अच्छे जानकार थे। तानसेन उनकी प्रशंसा सुनकर अखबार उनसे मिलने आया था। राग रागनियों के साथ उनके सुनकर बहुत ही प्रभावित हुआ। ये हम सवाल यहाँ से काट दिए हैं, सूरदास जी को ही पढ़ लेते हैं। वो असाधारण अधिकार था, न जाने कितनी कलाएं उनकी थी। भ्रमर गीत एक एक पद जो साक्षी है, आचार्य शुक्ल जी शब्दों में कितना हृदय और भावुकता की, उतनी हुए दिखता भी तुलसी की अदत्त रामचरितमानस के बार बार कहा है। कभी न होए नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु, कभी न होए नहीं चतुर कहायो, मते अनुरूप राम गुण गायो। इसका जो अर्थ ये है कि मानस में आदित्य इस भली प्रकार परिचित है। नाना पुराण निगमन समस्त राम कथा का विवेचन करने के लिए जिस असाधारण प्रतिभा से पंडित आवश्यकता थी, उसे तुलसीदास के पूर्ण मात्रा में विद्यमान थी। अतः अंत में कहा जाता है कि भक्तिकालीन साहित्य सभी दृष्टियों में उत्कृष्ट की पूर्ति और इसी युग में साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। सवाल नंबर हमारा 3, हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा ने सारगर्भित लिखी है। देखिए, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको लिखने वाले बहुत कवि हुए। जैसे अगर देखा जाए तो यद्यप 19वीं शताब्दी में 84 वर्षवान के शब्द वैष्णव वन की वार्ता, 252 वैष्णव वन की वार्ता और भक्तमाल गुरुग्रंथ साहब और गोसाई चरित भक्त नामक कविमाला कालिदास हजारा तथा सत्य बिगड़ा विलास जैसे अनेक ग्रंथों का प्रणयन चुका था। अब हम आपको समझा दें। कहने का अर्थ है इतनी तो हम भूमिका बना ली है। फिर हम सुनते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा। तो सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन सर्वप्रथम प्रयास जो है फ्रेंच विद्वान गार्सा दा तासी ने लिखा। उनकी पुस्तक को याद कर लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। इस्तवार दा ला लित्रेत्यूर एंदोई हिंदुस्तानी। यह ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया। इसमें हिंदी उर्दू अनेक कवियों की विवेचना वर्ण क्रमानुसार किया गया है। उसके बाद जो एक व्यक्ति है उनका नाम है जॉर्ज ग्रेसन। छोड़ के पढ़ते हैं क्योंकि हमारा इतना लिख देंगे तो हमारा नंबर बन जाएगा। फिर एक व्यक्ति हुए जॉर्ज ग्रेसन। जॉर्ज ग्रेसन के उपयुक्त अंतर्गत मॉडर्न द वर्नाकुलर लिटरेचर, जॉर्ज ग्रेसन ने जो उनकी पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के नाम से आता है। इसके प्रकाशन में 1888 में एसोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में हुआ था। यद्यपि इस कृति के नाम से ऐतिहासिकता मानी नहीं झलकती है, फिर भी इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा जा सकता है। फिर डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ग्रेसन को महत्ता प्रतिपादन करते हुए कहा कि वस्तुतः 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में जबकि हिंदी साहित्य क्षेत्र आलोचना अनुसंधान की परंपराओं का श्री गणेश धीर न हुआ
था। फिर जॉर्ज ग्रेसन को हम पढ़ते पढ़ते आगे हम आ जाते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास परंपरा में सर्वोच्च और स्थान। देखिए, मैं जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है मैं वहीं वहीं को पढ़ रहा हूँ। तो ये है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में परंपरा सर्वोच्च स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्राप्त हुआ, जो कि काशी नगरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर में भूमिका के रूप में लिखा गया था। इससे आगे लेखन की दृष्टि में अधिक व्यापक, स्पष्ट, सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप कोई नहीं हो सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बहुत अच्छे तरीके से इसका विभाजन किया और हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा। तो हिंदी साहित्य का इतिहास प्रामाणिक और उत्कृष्ट काल विभाजन सर्वप्रथम शुक्ल का मिला है, जो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानकर काल विशेष ग्रंथों में प्रसिद्ध प्रचुरता को दृष्टि में रखते हुए उन्होंने हजार वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। आदिकालीन को, देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, मैं कह रहा हूँ कुछ पढ़ो या ना पढ़ो लेकिन इसे जरूर पढ़ लो। तो आदिकालीन या वीर गाथा काल, आदिकाल या वीर गाथा काल 1050 से लेकर के 1350 के बीच में माना जाता है। फिर होता है पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, 1375 से 1700 के बीच को माना जाता है। फिर उत्तर मध्यकाल या रीतकाल 1700 से 1900 तक को माना जाता है। फिर आधुनिक काल या गद्य काल 1900 से 1984 तक माना जाता है। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी जगत के नतमस्तक होकर स्वीकार किया कि आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी ने अधिक आदिकाल के संबंध में पर्याप्त कार्य किया है। अब तक साहित्य के इतिहास में दृष्टि के महत्वपूर्ण में निम्नलिखित पुस्तकों पर प्रकाश आई है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये तो हो गया। अब हमको जो पढ़ना है उसको हम पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए, जो हम पढ़ लिए 2 चीज़, 4 कवियों को पढ़ चुके हैं। एक तो हमने पढ़ा गारसा दातासी को, हमने दूसरा पढ़ा जॉर्ज ग्रेसन को, उससे पहले सतपाल को पढ़ा, और अब जो पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। अब हम छोटे मोटे कवियों को पढ़ लेते हैं, उन्होंने भी हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा और ये महत्वपूर्ण भी है। उपयुक्त ग्रंथों के अतिरिक्त अनेक इतिहास ग्रंथों का प्रणयन हुआ है। इसमें श्याम सुंदर दास कृत हिंदी भाषा का साहित्य, डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री रचित हिंदी साहित्य विवेचना इतिहास, पंडित कृष्ण सागर कृत आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, अयोध्या सिंह उपाध्याय पंडित हिंदी भाषा द्वारा साहित्य का विकास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास। तो जो इतने हम लिख देंगे तो हमारा नंबर जो है एक भी नहीं कटेगा। उसके बाद हमारा जो सवाल है, हिंदी साहित्य इतिहास काल विभाजन का नामांकन केंद्रित करते हुए सारगर्भित परीक्षा समीक्षा कीजिए। ये जो हमारा प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन को करिए। देखिए, काल विभाजन जो सर्वप्रथम जो जिनको गणेश कर्ता माना जाता है वो जॉर्ज ग्रेसन है। लेकिन अब हम इसको पढ़ते कैसे उसको समझते हैं। इतिहास एक नाटक ही नहीं, महानाटक है, जिसमें रंगमंच भूगोल प्रस्तुत करता है, कथानक दर्शन, धर्म, विज्ञान, सभ्यता और संस्कृति के पूर्ण समाज का प्रस्तुत करता है। इसके अभिलेख मानव तथा इतर प्राणी में यह नाटक अज्ञात काल के जगत विराट रंगमंच का अभिनेता होता आ रहा है। दृश्य पर दृश्य बदलते जा रहे हैं और नाटक चलता जा रहा है तथा चलता जाएगा। इसलिए डॉक्टर हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी साहित्य के इतिहास में विषय में कहा है, यह काल स्रोत में बह जाते हैं और जीवन समाज का विकास कहा है। दार्शनिक कहना है कि काल अनंत और शाश्वत है तथा इसका प्रवाह नित्य जैसे नदी का जल बिना अवरोध बहता रहता है। कहने का अर्थ है, सभी लोगों का मानना है कि समय कहीं पर रुकता नहीं है। फिर बौद्ध युग, अशोक काल, गांधी युग और कवि प्रधान कवि सामाजिक, राजनीतिक अथवा दार्शनिक प्रवृत्तियों में काल विशेष में संबोधित करते हैं, जैसे आखेट उपनिषद काल, वैदिक काल, संक्रांति आदि साहित्य इतिहास में भी अनंत धारा कालखंडों का वर्गीकृत किया गया है। इसलिए इतिहास का जो खंडन है, विभाजन है, वो करने वाले सर्वप्रथम जो गणेश कर्ता हैं वो गारसा दातासी के ग्रंथ हिंदी की रचनाओं के 4 भागों में विभाजित है, आख्यान, आदि काव्य, इतिहास और काव्य। दूसरे हैं डॉक्टर ग्रेसन, अपने ग्रंथ के 11 शीर्षक के विभाजित किया है, जिसका विभाजन नितांत वैज्ञानिक और अव्यवहारिक है। फिर मिश्र बंधुओं ने जो प्रवृत्तियों के प्रति आग्रह किया, परंतु समय के स्थूल विभाजन से अपने उठा नहीं सके, इसके कारण से विभाजन की कोई मूल प्रवृत्तियाँ हैं। अब ये जो पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने पूर्व आरंभिक काल को 1000 से 1343 माना। उसके बाद उत्तर आरंभिक काल को 1344 से 1444 माना। फिर पूर्व मध्यकाल को 1444 से 1560 माना। फिर पूर्ण मध्यकाल को 1562 से 1690 माना।
फिर पूर्व अलंकृत काल को 1691 से 1781 माना। फिर अज्ञात काल से 1780 से 1891 माना। फिर परिवर्तन काल 1890 से 1925 माना। और वर्तमान काल 1926 से आज तक मानते आए हैं, जो कि बहुत ही लंबा कर दिए हैं। अगर देखा जाए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य के विभाजन के महान कवि हुए, इनको सबसे ज़्यादा समृद्धि प्राप्त हुई, तो इनको हम देख लेते हैं। इस प्रकार शुक्ल जी ने भी एक ही काल को एक ही कोट की रचनाओं के भीतर परंपराओं पाई व शाखाओं को सामग्री विभाजन इस प्रकार किया गया है। और ये हमारे सवाल में आएगा, पक्का आएगा, 100% आएगा। वीर गाथा काल 1050 से 1375, भक्ति काल 1375 से 1700 तक, रीत काल 1700 से 1900 तक, और आधुनिक काल 1900 से अब तक। फिर आचार्य श्याम सुंदर दास जी ने इतिहास को समस्त सामग्री प्रवृत्तियों के अनुसार विभाजित करके समान प्रवृत्तियों के कब्जों की विवेचना का स्थल कर की। और कहते हैं आदि युग, जो कि 1050 से 1400 तक है, पूर्व मध्य युग 1400 से 1700 तक, उत्तर मध्य युग 1700 से 19, और नवीन विकास युग 1900 से अब तक। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि उन्हीं के तरीके से लोगों ने विभाजन किया। फिर हम पढ़ लेते हैं डॉक्टर राम कुंवर वर्मा जी के काल विभाजन इस प्रकार हुआ है। चारण काल 1000 से 1375, भक्ति काल 1375 से 1700, और रीत काल और आधुनिक काल दोनों सेम है, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। इसके बाद पंडित रामचंद्र वर्मा जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के सेम कॉपी किया है। दूसरे जो महान कवि हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, साहित्य इतिहास को 4 कालों में बांटा है। आदिकाल 1000 से 1400, भक्ति काल 1400 से 1650, रीत काल 1650 से 1850, और आधुनिक काल 1850 से अब तक। कहने का मतलब ये भी उसी को लिखे हैं, लेकिन बस क्या है, थोड़ा सा 50-50 वाला अंतरण कर दिए हैं। सर्वाधिक नवीन नगरी, प्रयास नगरी, प्रचाणी काशी को देख रेख में हिंदी साहित्य के वृद्ध इतिहास अनेक खंडों में प्रकाशित किए गए। हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि आदिकाल को 700 से 1400 के बीच में, फिर भक्ति काल को 1400 से 1700, और रीत काल को 1700 से 19, और आधुनिक काल को 1900 से अब तक। तो कहने का अर्थ है हम एक को पढ़ लेंगे और उसी तरीके से पढ़ेंगे। अब हम समझ लेते हैं कि आदिकालीन में हुआ क्या था। तो आदिकालीन में